कतर के अंदर अमेरिका की पेट्रियट एयर डिफेंस बैटरीज खड़ी हुई हैं इस टाइम, ओके, विच मींस कि अगर कतर पे कोई मिसाइल फेंकेगा, कोई जहाज आके अटैक करने की कोशिश करेगा तो फौरन ये एयर डिफेंस बैटरी जो अमेरिकन मेड है ये एक्टिवेट हो जाएंगी। और कतर में 10 से 15 हज़ार अमरीकी फौजी भी है, अमरीकी फाइटर जेट्स भी इस टाइम कतर में है। तो कोई ऐसी गलती ना हो जाए इसराइल से कि अमेरिका को बताए बगैर वो स्ट्राइक करने के लिए अपना जहाज भेजे और अमेरिकी ये समझे कि ये शायद ईरान की तरफ से अटैक हो रहा है और फौरन वो अपने फाइटर जेट्स को एक्टिव करके उस जहाज को गिरा दें इसराइल के। तो ये इसराइल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि अमेरिकी फौजियों को और अमेरिकन फोर्सेस को और पर्टिकुलरली अमेरिकन प्रेसिडेंट को वो इस नॉलेज में लेकर आए कि वो ये अटैक करने वाले हैं, ताकि अमेरिका जो अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको डाउन कर ले, उनको न्यूट्रलाइज कर ले या उनको ऑफ कर ले, ताकि वो कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म ना करें कि अगर इसराइल के फाइटर जेट्स कतर के अंदर आ रही हो तो वो उनको स्ट्राइक करके तबाह ना कर दे। तो दैट्स वाई इसराइल ने जो है वो परमिशन ली अमेरिका से, अमेरिका को बताया, फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ग्रीन लाइट दी और फाइनली ये अटैक उसने कर दिया। अब अगली आपको बात बताऊंगा, ये इसराइल की तरफ से मैसेज आ रहा है कि ये अटैक इसराइल का था, ये ऑपरेशन भी इसराइल का था और इसराइल ने ही ये ऑपरेशन कंडक्ट किया है और आगे भी जो भी ऑपरेशन होंगे वो इसराइल कंडक्ट करेगा। अब आगे जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली एक इसराइली डिफेंस फोर्स आईडीएफ के एक स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस ऑपरेशन को नाम दिया है समिट ऑफ फायर। तो ये जो ऑपरेशन कंडक्ट किया गया जिसमें 2 या 3 मोर इंपॉर्टेंटली मोर प्रोबेबली जो है वो फाइटर जेट्स थे, इस ऑपरेशन को नाम दिया गया समिट ऑफ फायर, यानी आग की जंग, आग की लड़ाई, प्ले विद द फायर, मतलब आग की लड़ाई। कहने का मतलब ये कि समिट ऑफ फायर इन्होंने इस ऑपरेशन को नाम दिया गया। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि ये ऑपरेशन का क्या नाम था जो इसराइल ने अगेंस्ट दोहा किया है, अगेंस्ट हमास किया है कतर में, तो इसका नाम है समिट ऑफ फायर, इस ऑपरेशन का नाम ये है। एनीवेज, अब आईडीएफ की तरफ से एक स्टेटमेंट इशू हुई है, इसराइली डिफेंस फोर्स की तरफ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इशू हुई है, वो मैं आपको बताता हूं। इसराइली डिफेंस फोर्स की तरफ से स्टेटमेंट इशू हुई, वो ये कह रही है कि इट हैज टारगेटेड सीनियर लीडरशिप of Hamas with a precise strike in a joint operation with the Shin Bet security agency. For years, these members of the Hamas leadership have led the terrorist organization operations. We are directly responsible for the brutal. They are directly responsible for the brutal October 7 massacre एंड हैव बीन मैनेजिंग द वॉर अगेंस्ट द स्टेट ऑफ इसराइल। तो इसराइल की तरफ से मैसेज दिया गया है कि इसराइल जो है उसने अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस, जिसका नाम उन्होंने दिया गया शिन बेन सिक्योरिटी एजेंसी, एक इसराइल की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो मूसाद के साथ काम करती है, इसने और इसराइल की एयरफोर्स ने और इसराइल की मिलिट्री ने सब ने मिलकर ये ऑपरेशन किया है। इंटेलिजेंस का काम ये होता है कि वो ये बताती है कि ये लोग किस बिल्डिंग में बैठे हुए थे। इंटेलिजेंस जो है उसके स्लीपिंग सेल्स होते हैं, वो ये इंफॉर्मेशन बताती है वाया सैटेलाइट्स, वाया अपने लोग भेज के किसी ना किसी तरीके से वो पिक्चर्स लेती हैं उन इलाकों के, फिर कोऑर्डिनेट्स भेजती हैं अपनी एयरफोर्स को या अपनी ग्राउंड फोर्स को कि इस इलाके में ये लोग बैठे हुए हैं, आप इधर स्ट्राइक कीजिएगा, आप गलती से किसी और जगह पे स्ट्राइक ना कीजिएगा। इसलिए वो स्ट्राइक बड़ी प्रिसाइज स्ट्राइक हुई है और जिसमें कहा जा रहा है कि 2 हमास के चीफ निगोशिएटर्स मारे गए हैं। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, अब इसके बाद मामला होगा क्या? देखिए, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ये जो स्ट्राइक की है, इससे ये प्रोसेस जो निगोशिएशंस का था हमास का और इसराइल का, वो अब डीरेल होगा। हमास भी अब आने वाले दिनों में गजा में और ज़्यादा लड़ाई शुरू करेगा, इंटेंसिटी फाइट ज़्यादा होगी, इसराइल भी गजा के ऊपर बमबारी कर सकता है और इसराइल जो है और गजा की तरफ से जो हमास है वो भी जो है वो अटैक्स कर सकता है, रिटेलिएट कर सकता है और अपना बदला ले सकता है। लेकिन ये सारा कुछ बड़ा मुश्किल है, ये सारा कुछ इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखिए अभी इसराइल ने हमास की लीडरशिप को मार दिया, फारिग कर दिया, फड़का दिया, खड़का दिया। अब ऑब्वियसली हमास जो है वो भी ये कोशिश करेगा कि किसी ना किसी तरीके से फाइट बैक करे और अपना बदला ले। लेकिन हमास बदला ले कैसे सकता है? हमास ये कर सकता है जो उसने होस्टेजेस, 20 होस्टेजेस अभी भी जिंदा है हमास के पास, 20 लोगों को उसने यरगमाल बनाया हुआ था अक्टूबर 7 से अब तक, उनमें से कुछ लोगों को मार सकता है, उनकी वीडियो शेयर कर सकता है कि हमने इनको मार दिया, ये हमारा बदला है। दूसरी तरफ नेतन्याहू साहब भी जंग को खत्म करने के नहीं तुल रहे, वो कह रहे हैं कि मैं पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को जंग में रखूं, क्योंकि जितना अरसे तक मिडिल ईस्ट वॉर में रहेगा, नेतन्याहू साहब के ऊपर जो करप्शन के केसेस हैं, जो उनकी वाइफ पर, उनकी फैमिली में करप्शन के केसेस हैं, वो केसेस से बच जाएंगे और अगले इलेक्शन तक वो चले जाएंगे, क्योंकि अगला इलेक्शन जो है वो इसराइल में है अक्टूबर में। तो वो ये चीज़ें जल्दी जल्दी करें ताकि ये जंग फैलती रहे, जंग खत्म ना हो। अब अगली आपको बात बताऊंगा जो आप याद रखिएगा, अब सिर्फ ये इसराइल की एयर स्ट्राइक जो है ये सिर्फ दोहा तक कंडक्ट नहीं होगी। आपको मैंने ऑलरेडी एक बात बताई है कि हमास की लीडरशिप जो है वो इस टाइम अल्जेरिया में भी है, यानी अलजायर में भी बैठी हुई है, मोरक्को में भी बैठी हुई है, टर्किया में भी बैठी हुई है और इराक में भी बैठी हुई है, ईरान में भी बैठी हुई है, चाइना में भी बैठी हुई है और रशिया में भी।
अब इसराइल आने वाले दिनों में किन किन इलाकों पे एयर स्ट्राइक करके हमास की लीडरशिप को फारिग कर सकता है? देखिए, दोहा जो था ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था, दोहा पे अटैक करना इसराइल ने कर दिया है। अब अगला टारगेट कौन सा हो सकता है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगला टारगेट अकॉर्डिंग टू माय असेसमेंट अल्जेरिया हो सकता है, क्योंकि अल्जेरिया में भी हमास की लीडरशिप बैठी हुई है, उन्होंने अजाइलम लिया हुआ है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, जाहिर बात है, टॉप लीडरशिप है जो हमास को ऑर्डर्स देती है कि आपने कैसे अटैक करना है, कैसे आपने लड़ाई करनी है इसराइल के साथ। पहली बात तो ये। मोरक्को में भी, मराकश में भी इस टाइम बैठी हुई है, इस टाइम पूरी की पूरी टीम हमास की, ये हो गया। इसके अलावा ईरान के अंदर हमास के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तीसरा कंट्री ये हो गया। टर्किया के अंदर उर्दोगान साहब ने भी बहुत सारे लोगों को अजाइलम दिया हुआ हमास के, चौथा कंट्री ये हो गया। और इराक में भी बहुत सारे हमास के लोग बैठे हुए हैं। इसके अलावा चाइना और रशिया को फिलहाल आप छोड़ दें, क्योंकि चाइना और रशिया जो है वो ग्रेट पावर्स है, वहां पे इसराइल उनसे पंगा नहीं लेगा। लेकिन ये जो 5 कंट्रीज मैंने आपको बताए, टर्की, ईरान, इराक, अल्जेरिया और मोरक्को, इन 5 कंट्रीज में से किसी एक या 2 कंट्रीज पे आने वाले दिनों में एक और एयर स्ट्राइक कर सकता है इसराइल, क्योंकि दोहा जो था वो एक न्यू नॉर्मल था। दोहा पे अटैक करके इसराइल ने ये बता दिया कि ये न्यू नॉर्मल है। अब शायद ईरान पे अटैक करने से पहले अमेरिका से पूछना ना पड़े इसराइल को, खासतौर पे हमास की लीडरशिप को उड़ाने के लिए, या अलजायर पे, मोरक्को में के साथ। और मोर इंपॉर्टेंटली जो है आपको पता होगा कि इस टाइम टर्की के अंदर भी हमास के बहुत सारे लोग छुपे हुए हैं और बचे हुए हैं। तो एक तरह से इन 4-5 कंट्रीज के अंदर एक तरह से सायरन बज चुका है, इनको, इनके कानों के अंदर अलार्म बज चुका है कि इसराइल अगर दोहा तक जाके स्ट्राइक कर सकता है, हमास के लोगों को मार सकता है, तो आने वाले दिनों में इन 4-5 कंट्रीज के अंदर जो मिडिल ईस्ट में हमास की क़यादत छुपी हुई है, बची हुई है, उसको भी स्ट्राइक करके फारिग कर सकता है। तो ये मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, और ये आने वाले दिनों में हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये होना चाहिए, ये होगा, लेकिन जिस तरह का पैटर्न इसराइल का चल रहा है